गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग निमित, प्रिया, रोहित, अभिषेक, रूमा, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर, आरबीआई पढ़ चुके हैं, मनी और मनी सप्लाई पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में। आज मैं आपको बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड सवाल कराने वाला हूं। एसएससी के हर एक एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं इस बैच में। और रूमा, एक्चुअली क्लास नंबर में मिस्टेक है, वो क्लास नंबर वो ठीक नहीं है। मैं एक बार ठीक करा देता हूं उस नंबर को, लेकिन कोई भी क्लास जो है वो यहाँ पर मिस नहीं है, सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए मैं उसको ठीक कराता हूँ। आज पहले वही काम करते हैं। रोहित, टॉपिक के नेम और नंबर में जो इशू आया है उस नेम को और नंबर को ठीक कर लेते हैं सर यहाँ। और अब पहली बात बैंकिंग पर कर लेते हैं भाई। देखो, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन जो मैं कहूंगा पहले उनको बहुत आराम से सुनना, समझना, एक एक बात को क्लियर करना। क्योंकि हम बैंक में ज्यादातर सवाल जो बनेंगे वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पर बनेंगे। एक्चुअली आप कहोगे कि सर जो बैंक में लाइक इस तरह पूछा जाता है कि बैंक जो है वो एक्चुअली क्या परफॉर्म करते हैं, बैंक की मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, बैंक में एसेट क्या होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है, इस तरह की ना बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमसे पूछी जाती है। मैं एक एक करके वो समझाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि वो बात क्लियर है या नहीं, मुझे बताइएगा भाई। देखो, एक सवाल ये पूछा जाता है कि जनरली तौर पर अगर हम बात करें सर, बैंक जो होते हैं, हम हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, इनको बैंक ही कहा जाता है। बैंक का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात याद रखना, बैंक जितने भी हमारे देश में होंगे सारे बैंकों का मतलब ये होगा कि सर बैंक वो होता है हमारा जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक हमेशा वो इंस्टीट्यूट जो कि फाइनेंस में डील करता है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक क्या होगा? एक वित्तीय संस्थान होता है ये। लेकिन याद रखना सर, ये कौन सा वित्तीय संस्थान? क्योंकि वित्तीय संस्थान तो बहुत होते हैं देश में, लेकिन ऐसे वित्तीय संस्थान जो हमारे पैसे को, हमारे डिपॉजिट को, हमारी जमा को स्वीकार करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ओपन होते हैं, हम देखेंगे उनके बारे में। तो जमा को स्वीकार करने का काम करते हैं और हमें लोन और एडवांस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो हमें लोन और एडवांस देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और हमारे जमा को स्वीकार करते हैं, इन इंस्टीट्यूट को हम बैंक कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है सर जो या तो जमा करता है या लोन प्रोवाइड करता है, जमा करता है या लोन प्रोवाइड करता है, और 3 मार्क्स की 3 क्वेश्चन आएंगे लगभग आसिफ, तो हाँ बिल्कुल सही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं करना। शायद आप पहले भी पूछ चुके हो। तो आपने कहा सर अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हो जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट तो हो लेकिन बैंक की तरह दोनों काम ना करते हो, याद रखना, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को क्या कहोगे? ऐसे इंस्टीट्यूट को एनबीएफसी का नाम दिया जाएगा। जैसे आप कहोगे, इन्हें कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये भी होती है देश में। आप कहेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल कैसे होंगे? जैसे अब मैं कहूं आपसे कि बैंक के एग्जाम्पल क्या होंगे, आप कहोगे सर एसबीआई, पंजाब नेशनल, एचडीएफसी, ये जितने भी होंगे ये सारे इंस्टीट्यूशन हमारे बैंक के रूप में काम करते हैं। बात को समझे मैं थोड़ा सा? तो बैंक क्या है? जो डिपॉजिट भी करें। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक होंगे देश में इस तरह के। लेकिन अब आपसे पूछे एनबीएफसी यानी नॉन बैंक कंपनी क्या है? जैसे अब मैं कहूं मुथूट है। अब मुथूट भी तो फाइनेंस में डील करती है सर, लोग मुथूट से लोन वगैरह लेते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है। जैसे मैं कहूं रिलायंस कैपिटल के नाम से एक कंपनी आती है, ये बैंक नहीं है। एक कंपनी है डीएचएफएल के नाम से, डीएचएफएल ये होम लोन देती है एक्चुअल में। या एक कंपनी है इंडिया बुल्स के नाम से। अब ये सारी कंपनियां और भी ये बहुत सारी, ये कंपनियां जनरली तौर पर क्या हो गई? एनबीएफसी हो गई। अब सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि एक बैंक जो पैसा कमाता है वो सबसे ज्यादा पैसा कहां से? कई तरीके के सोर्स हैं हर किसी के, लेकिन बैंक की इनकम का मेजर सोर्स क्या है? बैंक आय का मुख्य स्रोत क्या है? मेजर सोर्स ऑफ बैंक इनकम क्या होगा? तो जितने भी बैंक हमारे देश में, आप कहोगे सर ये जनरली लोगों से पैसा लेते हैं, जमा करते हैं और उसके बदले 3-4% ब्याज देते हैं।
फिर यही पैसा बैंक वाले किसी और को लोन देते हैं 10 से 12% ब्याज पर। तो 10 से 12% ब्याज बैंक को मिलता है, जिसका पैसा है बैंक उसको 3-4% देते हैं जमा वाले को, और बीच की कमाई बैंक की हो जाती है। तो बैंक आय का अगर मुख्य स्रोत पूछा जाए मुझसे तो आप क्या कहोगे? सर बैंक आय का सबसे मुख्य स्रोत होगा जो उसको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो ऋण पर ब्याज मिलता है वो उसकी इनकम का सबसे मुख्य स्रोत होता है। ये बात याद रहेगी, ऋण पर मिलने वाला ब्याज सोर्स ऑफ इनकम होगा। अच्छा, अब सवाल यह भी आता है कि बैंक में एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। देखो मेरी बात समझना, बैंक में एसेट और लाइबिलिटी को लेकर सवाल आता है कि बैंक की एसेट यानी कि संपत्ति क्या है, और बैंक में लाइबिलिटी यानी कि देयता क्या होगी। अब मैं आपसे करता हूं सिंपल सी बात कि देखो, देयता यानी लाइबिलिटी का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कर्ज। जो मुझ पर कर्ज है वो मुझे देना होगा, जो मुझ पर कर्ज है वो मुझे देना होगा, और जो एसेट है वो मेरे लिए काम करेगी, मेरे लिए फायदा होगा, मेरे लिए व्यापार होगा। अब मुझे बताओ कि जब एक व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है सर, तो जो पैसा बैंक में रख रहा है उसकी संपत्ति बढ़ रही है, पैसा है मेरे पास 10-20 लाख रुपए, लेकिन बैंक के पास वो जा रहा है तो बैंक के लिए वो कर्ज हो जाएगा। जब बैंक किसी को लोन देगा तो जिसने लोन दिया बैंक ने यानी वो एसेट होगी, क्योंकि बैंक को पैसा मिलेगा फ्यूचर में, और जिसने लोन लिया उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। मेरी बात समझना सर, एक लेन देन क्या होता है कि एक लेन देन के दो पहलू होते हैं। एक के लिए अगर वो एसेट है तो दूसरे के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी। कैसे? बैंक ने लोन दिया किसी को तो बैंक ने दिया, वो एसेट हो गई, संपत्ति उसको मिलेगा, फायदा होगा। जिसने लिया उसके ऊपर कर्ज हो गया, जिसने बैंक में जमा करा उसके लिए संपत्ति हो गई, और जिसके पास रखा क्योंकि उसको भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसके लिए कर्ज हो गया। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा हमसे तो हम ये कहें कि जितना पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो जितना पैसा बैंक में जमा करेंगे सर, ये पूछे क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सर ये बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी, एक कर्ज का काम करेगा। क्या? क्योंकि बैंक को ये भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी मानी जाएगी। जितना पैसा बैंक किसी को लोन देगा, जितना पैसा बैंक किसी को लोन देगा, तो जब बैंक किसी को लोन गिव करेगा तो बैंक के लिए एसेट का काम करेगा सर, क्योंकि बैंक के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, यहां से संपत्ति आएगी लोन देने से। अगर बैंक कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर लोन देने के बजाय कहीं मान लो किसी और को उधार दे दे या इन्वेस्टमेंट कर दे, किसी सर काम में सरकार पैसा लगा दे बैंक, तो बैंक को वहां से भी पैसा मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा सर। अब जहां से पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो बैंक के लिए एसेट्स का काम करेगा, संपत्ति का काम करेगा। तो ये बात याद रहेगी। समझ में आया हो तो यस कहिएगा। पहली स्लाइड में क्या लिखा मैंने, बैंक का मतलब क्या है, वो जो बैंक नहीं उनको एनबीएफसी कहते हैं। बैंक की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंक के लिए एसेट क्या होगी, और लाइबिलिटी बैंक के लिए क्या होगी, ये याद रखिए। चलिए इसको एक बार डन करेंगे और मुझे बताएंगे। क्लियर है भाई? सर इंटरेस्ट होगा, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए थैंक यू भाई, आगे बढ़ते। अब मेरी बात और समझिएगा, देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। जब बैंक किसी को लोन देते हैं सर, तो जनरली तौर पर बदले में कुछ गारंटी रखवाते हैं, उसे कोलेट्रल कहा जाता है, बंधक कहा जाता है, और भी शब्द होते हैं सर। अगर पूछे बंधक क्या होगा तो ध्यान रखना, किसी लोन के बदले में जो गारंटी रखी जाती है, किसी लोन के बदले में कि भाई आप लोन ले रहे हैं, आप वापस करेंगे या नहीं, के बदले में जो गारंटी दी जाती है, जो सिक्योरिटी रखी जाती है, जो मोर्गेज या प्लेज कहलाता है सर, तो उस गारंटी को, जैसे आप कहते हो सर गोल्ड लोन का मतलब हम गोल्ड देंगे लोन लेंगे, हम प्रॉपर्टी के बदले लोन लेंगे,
तो गारंटी अगेंस्ट ए लोन, उसको ही कोलेट्रल कहा जाता है। बात याद रहेगी भाई, होता ना गोल्ड देना है तो लोन मिलेगा, घर के पेपर रखोगे तो लोन मिलेगा, गाड़ी दोगे तो लोन, मतलब इस तरीके का जो होगा उसको कोलेट्रल वर्ड यूज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। एक सवाल आता है, देखो बहुत सारे पॉइंट में ये बात आती है कि एक वर्ड आता है जब हम करंट अकाउंट पढ़ते हैं, जो बिजनेसमैन वाला अकाउंट है उसमें एक शब्द आता है जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये क्या है भाई समझो। देखो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, ओवर का मतलब होता है ज्यादा। अब यहां क्या है सर ज्यादा का मतलब, जनरली तौर पर आप देखोगे सर, अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हो और मैं किसी को 15,000 का चेक दे दूं, अकाउंट में मेरे 10,000 रुपए हो, तो आप क्या कहोगे सर, जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए हो वो अगर किसी को 15,000 रुपए का चेक दे दे तो आप कहोगे कि सर वहां पर उसको तो जनरली तौर पर चेक कैंसिल हो जाएगा, पास नहीं होगा। लेकिन करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन के लिए होता है मेरे भाई, उसमें एक सुविधा ये रहती है। क्या सुविधा होती है सर, कि अगर वो 15,000 का चेक भी दे देगा तो भी वो पास हो जाएगा, लेकिन उसके 5,000 का बैलेंस माइनस में चला जाएगा, यानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा उसके अकाउंट से 5,000 माइनस में। जब वो जमा करेगा व्यक्ति अपने अकाउंट में तो बैंक उसके 5,000 रुपए प्लस जो भी चार्ज होगा वो कट कर लेगा। सर ऐसी सुविधा भी होती है बैंक में, जितना बैलेंस है आप उससे ज्यादा विड्रॉल कर सकते हो। तो जितना बैलेंस आप उससे ज्यादा विड्रॉल करो, यानी बैंक खाते से में जमा राशि से अधिक निकासी, जितना है उससे ज्यादा पैसा निकाल लेना, इसे ओवरड्राफ्ट करना कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी विड्रॉल मोर देन बैलेंस इन बैंक अकाउंट, जितना अकाउंट में बैलेंस है आप उससे ज्यादा निकाल रहे हो तो वो ओवरड्राफ्ट गिना जाएगा। अच्छा, एक वर्ड आता है कंजोर्टियम, कंजोर्टियम या सिंडिकेट लेंडिंग, हिंदी में और इंग्लिश में कंजोर्टियम कहते हैं। जब कभी इतना बड़ा लोन देना हो, कोई एक अमाउंट देना हो, जैसे विजय माल्या को लोन देना था 9,000 करोड़ रुपए का, अब ये 9,000 करोड़ रुपए का लोन एक बैंक नहीं दे सकता था। सर इतने सारे बैंक मिलेंगे तब ये 9,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे पाएंगे। जब एक लोन हो और दिया कई बैंकों के द्वारा जाए, लोन एक है 9,000 करोड़ का, दिया कई बैंकों ने मिलकर है, इसे कंजोर्टियम कहते हैं। कंजोर्टियम क्या होगा, जब कोई लोन एक से ज्यादा बैंक मिलकर दे, एक से अधिक बैंक मिलकर प्रदान करें। when a loan provided by more than one बैंक, जब एक से ज्यादा बैंक मिलकर एक लोन को पास करे तो उसे क्या कहोगे, तब उसे कहा जाएगा कंजोर्टियम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक वर्ड और याद करते हैं भाई, यहां एक आता है सर, ब्रिज लोन किसे कहा जाता है, ब्रिज लोन। और जो गारंटी दी जाती है सर, इसी को ना मोर्टगेज कहते हैं। जो गारंटी रखी जाती है ना उसी को मोर्टगेज कहते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेता है मोर्टगेज क्या है, तो गारंटी को ही मोर्टगेज कहते हैं, याद रखना। देखो जब कोई लोन एक बैंक ने दे रखा हो किसी को और उसके बाद एक बार और दे दे, यानी एक लोन दे रखा है और फिर लोन दे दे, मतलब एक सड़क बनी है सर, एक सड़क के ऊपर एक और सड़क बना दे तो ब्रिज होता है ना। एक लोन दे रखा है किसी को, एक और लोन दे दे उसके ऊपर से, यानी एडिशनल लोन प्रोवाइड करना। किसी को लोन दे रखा हो और उसको और लोन प्रोवाइड किया जाए, अतिरिक्त लोन दिया जाए, एक लोन दे रखा हो फिर उसके ऊपर और लोन प्रोवाइड किया जाए तो उसको ब्रिज लोन कहा जाता है। पहले आप इतनी बात को समझना,
हर एक का मुझे यस का कमेंट चाहिए। बात समझ आ रही है, अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? मुझे एक बार यस कह दें। सभी लोग कमेंट कर दे भाई। आज शनिवार है इसलिए आज काफ़ी कम है ना, क्योंकि शनिवार को अमूमन क्लास नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में छुट्टियां भी हो सकती है और कई बार अनफॉर्चुनेटली भी हमें ऑफ लेना पड़ता है। तो इतना बैलेंस होना चाहिए कि महीने भर में कोर्स कंप्लीट करने का जो वादा किया वो पूरा हो जाए। सक्ष, अंशु, शिवा, आसिफ और बाकी प्रिया। चलिए भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। ब्रिज मतलब एक तरह से किस बारे में बात हो गई सर? यहां पर बात हो गई, चलिए अब देखिए यहां पर ना कुछ टर्म्स आती हैं, मेरी बात को समझना। कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है हमारे पास, जो कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं। अब देखो इन टर्मिनोलॉजी में क्या होगा हमारे पास, वो देखिए पहले ध्यान से। इन टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है, देखो अब आईएफएससी की देखो एक कोड होता है, ये पूछेगा एग्जाम में, मैं आपको बताऊं। सीजीएल के एग्जाम में आईएफएससी में एफ का मतलब पूछा गया था। एफ क्या होता है सर? फाइनेंशियल है एफ का मतलब, और ये पूछेगा कितने डिजिट का होगा। एक बात याद रखना, तो 11 डिजिट का एक कोड है आईएफएससी। देखो जब हम किसी के अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, जब हम किसी के अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, याद रखना, तो उसको आईएफएससी कहा जाता है। तो किस लिए चाहिए आप कहोगे? सर किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना हो तो हमें उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी किसी के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए जो कोड चाहिए फंड ट्रांसफर करने के लिए, उसको हम आईएफएससी कहते हैं। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फंड ट्रांसफर ही कहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा ये सवाल आया एमआईसीआर में आई क्या होता है, ये पूछा था 2017 के सीजीएल में, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर याद रखो सर, एमआईसीआर जो होता है वो 9 डिजिट का होता है। एमआईसीआर जो होता है एक 9 डिजिट का कोड होता है सर। और जो 9 डिजिट का कोड रहता है, जब हम किसी को चेक देते हैं, कोई चेक देते हैं ना, चेक क्लियर होता है भाई, आप किसी को चेक देंगे तो वो चेक पास कराया जाएगा तभी तो पेमेंट आएगी। तो चेक क्लियर करने के लिए जो कोड चाहिए हमें, या इसे आप ऐसे कह सकते हो सर, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक पास किया जाता है भाई, चेक जहां आप जमा करोगे वहां से चेक क्लियर होकर ही पास आएगा पेमेंट, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो आप कहोगे एमआईसीआर। और ये पूछा था एग्जाम में, एमआईसीआर में आई फॉर क्या है? तो आप कहोगे इंक कहा जाएगा। अच्छा इसके बाद स्विफ्ट की बात करूं तो ये 8 या 11 डिजिट का होगा। इसकी फुल फॉर्म में हमेशा पूछता है आई का मतलब क्या होगा, तो याद रखना सर ये आई का मतलब है इंटरबैंक फाइनेंशियल। लेकिन ये वो ट्रांजेक्शन होंगी जब हमें वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन करनी हो, कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी हो, कोई अंतरराष्ट्रीय लेन देन करना हो, तब हमें कौन से कोड की जरूरत होगी? याद रखो, तो सर अंतरराष्ट्रीय लेन देन करने, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए जो चाहिए हमें वो स्विफ्ट होगा। यानी जब भी आप कहोगे सर यहां पर, ठीक है, तो जब जैसे YouTube पर कोई मान लीजिए अपना चैनल बनाता है और उसकी इनकम आनी शुरू होती है सर, ये तब तक नहीं आ सकती अमेरिका से भारत, जब तक समझ नहीं आया प्रज्वल, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा भाई, आप वेट कर लो। देखो जो आपको समझ में ना आया करे, कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है हर चीज समझ में आ जाएगी आपको। मैं सभी स्टूडेंट से ये बात कह रहा हूं, प्रज्वल और बाकी सबसे, कि भाई इसको नोट करते रहा करिए। जिस दिन हम 20th क्लास करेंगे, 20वीं क्लास करेंगे, मैं आपके डाउट भी लूंगा उस दिन, और रिमेनिंग छोटा जो टॉपिक रहते हैं वो भी कराऊंगा। तो अपने डाउट को संभाल कर एक जगह लिखते हुए चले कि मुझे ये 4-5 डाउट सर से पूछने हैं आखिरी क्लास में। ठीक है भाई, ये मैं आपको क्लियर तब करूंगा फिर। तो अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल लेन देन करने के लिए कौन सा कोड चाहिए, आप कहोगे स्विफ्ट। चेक पास करने में कौन सा कोड चाहिए? एमआईसीआर। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना हो तो कौन सा कोड चाहिए? आईएफएससी। इसको नोट कर लें एक बार और जल्दी से कमेंट कर दे भाई।
चलिए भाई, अगला पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। ओके प्रज्वल, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब मेरी बात को समझना सर, और भी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे हमसे पूछेगा बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, डीआईसीजीसी क्या है, बैंक का एश्योरेंस क्या है, एनपीए बेसल क्या होता है, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है भाई। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, मेरी बात को समझते हुए चलना। पहले देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए आप सभी और हम बैंक में पैसे को जमा करते हैं सर, सभी का अकाउंट है ना बैंक में, आपका और मेरा दोनों का ही है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कभी कि हमारा जो बैंक है वो बंद हो जाए, हमारा जो बैंक है वो डूब जाए, तो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर अगर बैंक डूब जाए तो क्या। चलो मेरे बात सुनना एक बार ध्यान से। तो अब यहां पर एक बात याद रखना कि जब हम ये कहते हैं सर बैंक में हमारा पैसा है और बैंक में हमारा बैंक डूब जाए तो क्या होगा। देखो, जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमें परेशान नहीं होना। चाहे हमारा सरकारी बैंक हो, चाहे हमारा प्राइवेट बैंक हो, चाहे हमारा कोई ग्रामीण बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, हमारा हमारा जो पैसा बैंक में होता है सर, बैंक में जो जमा होता है, बैंक खाते में जो जमा होता है, बैंक में जमा राशि जो है हमारी, उसका बीमा होता है। जितना पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसका हमारा एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा उसका क्या होगा, इंश्योरेंस होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पर डिपॉजिट होगा सर। अब देखो यहां पर क्या याद करना है सर, ये कितने का इंश्योरेंस होगा। तो याद रखना मैक्सिमम जो आपको पैसा मिल सकता है आपके अकाउंट में, जो पैसा उसके बदले वो 5 लाख मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये सर, मान लो किसी के अकाउंट में 10,000 है तो उसको 10,000 मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। आ रही है ना वॉइस। जिसके अकाउंट में 1 लाख है उसको 1 लाख मिलेंगे, किसी के अकाउंट में 2 लाख है 2 लाख मिलेंगे, किसी के अकाउंट में 5 लाख है तो 5 लाख मिलेंगे, किसी के 6 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो सबको 5 ही मिल पाएंगे, उसके ऊपर नहीं। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की है। 5 लाख से कम है तो कम मिलेगा, लेकिन 5 लाख से ज्यादा है तो उसमें भी 5 ही लाख मिलेगा सर। अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये संस्था जो बनी है देश में 5 लाख का बीमा करने वाली, सर इसकी स्थापना कब की गई। तो ये संस्था 15 जुलाई 1978 को बनाई गई थी, 15 जुलाई 1978 को बनाई गई है। और ये कहां पर है अगर पूछे तो मेरे भाई याद रखना, इसका मुख्यालय जो होगा वो मुंबई में होगा। वैसे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा बैंक जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस होगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर ये इंश्योरेंस हम कराएंगे, नहीं मेरे भाई, ये ऑटोमेटिक होकर आएगा, हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। बात समझ में आ गई होगी। तो ये मुंबई में है और ये इंश्योरेंस करता है। अच्छा, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि बैंक में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, हमें बैंक में कोई समस्या है, बैंक में हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मिसबिहेव हो रहा है, तो याद रखना, तो आप क्या कहोगे। तब आप कहोगे सर हमारे पास जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, यानी इसका काम क्या है, बैंक संबंधी जो समस्याएं होंगी उन बैंक संबंधी समस्याओं को, अगर किसी ग्राहक को बैंक से कोई शिकायत है, बैंक संबंधी शिकायतों का समाधान करना। यानी अब ये एक ऐसा व्यक्ति समझ लो, आपको समाधान करना इसका काम है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक मैनेजर को कोई शिकायत करी, मैनेजर आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप अदालत के चक्कर ना लगाओ, अदालत मत जाओ, इसके पास जाओ। कहाँ होगा सर ये हर राज्य में एक ऑफिस है इसका। दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, बिहार का पटना में है, यूपी का कानपुर में है, रांची में है, श्रीनगर में है, भोपाल में है, सब जगह बना हुआ है सर, एक एक जगह पर 22 अलग अलग जगहों पर है पूरे भारत में। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बैंकिंग समस्याओं का निपटारा समाधान कौन करेगा। तो आप कहोगे सर बैंकिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम, टू रिजॉल्व बैंक रिलेटेड इश्यूज।
ये काम होगा इसका। अच्छा, लेकिन इसको नियुक्त कौन करेगा? तो याद रखना, इसको अपॉइंट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ये एक ऑफिसर होगा आरबीआई का, इसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो होगी, इसको अपॉइंट करना, इसकी नियुक्ति आरबीआई द्वारा होगी। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा होगी। तो इसे आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले पॉइंट को देखते हैं ध्यान से। ये हमारी कितने तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तो मैक्सिमम लिमिट जो है, यानी ये हमारी कितनी अमाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? 20 लाख